देखिए यहाँ पे कुछ फाइल सिस्टम दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है तो पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। फैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये फाइल एलोकेशन टेबल, फैट का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। और ये फाइल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फाइल सिस्टम क्या होता है? जब भी हम कोई भी डिवाइस, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, तो जब हम उसको फॉर्मेट करते हैं, है ना, चाहे पेन ड्राइव को फॉर्मेट करें, चाहे हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करें, तो एक ट्रैक और सेक्टर, कई सारे ट्रैक और सेक्टर क्रिएट होते हैं। ट्रैक सेक्टर्स क्या होते हैं? जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, ठीक है, ट्रैक सेक्टर्स कहलाते हैं वो, ठीक है। तो फाइल लोकेशन टेबल में ये होता है कि आपका जो कंटेंट है किस पैटर्न में और किस हिसाब से स्टोर होगा, ठीक है। ये कौन डिफाइन करता है? फाइल सिस्टम डिफाइन करता है। तो फाइल सिस्टम के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल लोकेशन टेबल। और जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, अभी हम लोग यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फाइल सिस्टम होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं? फैट, ये देखिए इतने वाले कौन से हैं? ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। तो फैट के कई सारे वर्जन भी होते हैं, फैट 8, फैट 16, फैट 32। तो फैट और फाइल लोकेशन टेबल, फैट 32 फाइल लोकेशन टेबल 32 बिट, यहाँ पे 32 16 क्या है? ये बिट है ना। EX फैट क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल होता है। NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। और ये होता है REFS, मतलब होता है रिसाइलेंट फाइल सिस्टम होता है। तो अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वैसे ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम है। तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि विंडोज में कौन कौन से हैं? फैट 16, फैट 32, है ना, और EX फैट, NTFS, REFS, ये सब होते हैं विंडोज में। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से होते हैं? जैसे EXT। तो एक आध बार एग्जाम में यह भी पूछा है, ये वाले, ये इतने, इन्हीं में से पूछा है कि कौन ये फाइल सिस्टम किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, विंडोज के हैं, लाइनेक्स के हैं, अगर दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम कौन है? EXT का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। EX2 मतलब होता है सेकंड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। EXT यानी 3 यानी थर्ड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। EXT 4 फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। तो ओवरऑल यहाँ पे 4 तक होते हैं, और EXT मतलब एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम होता है, ठीक है, ये याद रखना है। अगला यहाँ पे क्या दिया है? XFS का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। XFS यानी एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। BTRFS यानी बी फॉर बाइनरी, बी ट्री फाइल सिस्टम। JFS यानी जर्नल फाइल सिस्टम। और रेजर FS यानी राइजर फाइल सिस्टम। स्वैप मतलब स्वैप फाइल सिस्टम, वर्चुअल मेमोरी के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये जितने दिए हैं ये सभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम हैं, ठीक है। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में अंतर क्या होते हैं, हमें ये देखना है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इसको हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं, और इसको डिटेल में देखते हैं, है ना। ये अच्छा बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? विंडो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम को ऑपरेट करने वाला। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम को ऑपरेट करने वाला। जैसे आपका मोबाइल सिस्टम हो गया, तो मोबाइल सिस्टम को ऑपरेट कौन करता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर एंड्रॉयड नहीं होगा तो बाकी ऐप नहीं चलने वाले हैं। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, जैसे एंड्रॉयड हो गया, एप्पल का iOS हो गया, मैक OS हो गया, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम को चलाने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसे क्या बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को? ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष अनुप्रयोग को उपयोग में आने वाला काम करता है। जैसे कि अगर आपको टाइपिंग करना है, टाइपिंग वाले सॉफ्टवेयर यूज कर लीजिए। अगर आपको व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर यूज, व्हाट्सएप कॉलिंग करना है, वीडियो कॉलिंग करना है तो व्हाट्सएप यूज कर लीजिए। अगर आपको अकाउंटिंग काम करना है, टैली यूज कर लीजिए। अगर आपको डाटा एंट्री काम करना है तो क्या कर लीजिए यूज, एक्सेल यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो किसी विशेष काम के लिए, विशेष यूज के लिए प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? एप्लीकेशन यानी ऐप, है ना, ऐप। जब तक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो बाकी ऐप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलने वाले। अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड नहीं है तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहाँ सब चलेंगे ये? तो मुख्य सॉफ्टवेयर अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होते हैं, डिवाइस ड्राइवर होते हैं। ये डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर, जैसे मान लीजिए आपने नया नया प्रिंटर लिया, मान लीजिए आपने डिवाइस लिया, नया नया डिवाइस प्रिंटर लिया, आपने उस सिस्टम में लगा दिया, प्रिंट मारा, तो क्या प्रिंट आउट निकल आएगा? नहीं निकलने वाला। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इस डिवाइस के लिए, इस सॉफ्टवेयर के लिए, इस डिवाइस के लिए, इस हार्डवेयर के लिए, इस प्रिंटर डिवाइस के लिए ड्राइवर चाहिए, यानी ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। तो उस ड्राइवर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपका ये सिस्टम, प्रिंटर सिस्टम चलेगा। तो डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं क्या होते हैं? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फाइल सिस्टम कौन कौन से होते हैं? तो NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, FAT32 और EX-FAT होते हैं। और न्यू NTFS होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम बेहतर होता है। और NTFS, अच्छा यहाँ पे कुछ अंतर दिया है, विशेषता क्या होता है? मुख्य फाइल सिस्टम कौन कौन से होते हैं विंडोज में? जो विंडोज के मुख्य फाइल सिस्टम होते हैं कौन होते हैं? NTFS होते हैं। ये अगर हम अपने सिस्टम में पेन ड्राइव लगाएंगे ना, तो पेन ड्राइव जैसे हम लगाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि पेन ड्राइव को आप फॉर्मेट कर रहे हैं तो किस फाइल सिस्टम के तहत आपको फॉर्मेट मारना है? NTFS में मारना है कि फैट में मारना है ना, ये पूछता है, ठीक है। लिनक्स में कौन से फाइल सिस्टम होते हैं मुख्य रूप से? ext4, XFS और BTRFS, ये मुख्य होते हैं, लिनक्स के हैं फाइल सिस्टम, ये हैं विंडोज के। अच्छा, स्पीड के मामले में, कौन सा अच्छा होता है? तो हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यूज कर रहे हैं तो आपको अगर चाहिए कि जो पेन ड्राइव में डाटा फास्ट ट्रांसफर हो, फास्ट इसमें पेन ड्राइव में डाटा कॉपी हो, तो आप फॉर्मेट करिएगा तो फैट में नहीं, फैट पुराना हो गया है, न्यू NTFS में करिए, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम में करेंगे तो फास्ट फॉर्मेट भी होगा और डाटा भी फास्ट स्टोर होगा, रिट्रीव कर पाएंगे, है ना। लिनक्स का परफॉर्मेंस अच्छा किसका होता है? कौन सा? ext4 और XFS का तेज होता है। सिक्योरिटी के मामले में NTFS अच्छा होता है। लिनक्स में बेहतर यूजर परमिशन और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है इसमें, इसलिए ये भी सिक्योर होता है। मैक्सिमाइज फाइल साइज, इसमें हम NTFS में, अच्छा जानते कभी कभी क्या होता है? अगर मान लीजिए कि आपके पास पेन ड्राइव आपने लगाया 64 GB 32 GB का पेन ड्राइव लगा दिया, मान लीजिए आपने पेन ड्राइव लगा दिया, अगर आपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया रहा होगा किसमें? FAT32 में किया रहा होगा। तो FAT32 में अगर आप किए रहे होंगे ना फॉर्मेट, तो आप अगर डाल दीजिए डाटा उसमें 16 GB 32 GB डाटा ऐसे इकट्ठा ट्रांसफर करेंगे ना, नहीं होगा ट्रांसफर, क्योंकि उसका जो फाइल सिस्टम है तो किस हिसाब से है? 32 बिट के हिसाब से है। फैट फाइल लोकेशन टेबल 32 बिट के अनुसार अगर करते हैं तो। लेकिन अगर आप उसी पेन ड्राइव को कर दीजिए फॉर्मेट NTFS में करिए, ऑप्शन आता है चूज करने के लिए किस में करना है, NTFS में करना है कि FAT32 करना है, तो आप NTFS में कर दीजिए पेन ड्राइव को फॉर्मेट। फिर आप 16 GB का 32 GB का डाटा ट्रांसफर करना चाहें तो ट्रांसफर हो जाएगा आराम से। तो फाइल सिस्टम का ये महत्व होता है, ठीक है। ext4 में 1 एक्साबाइट इसकी क्या होती है? साइज होती है।
सपोर्ट केवल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सभी सपोर्ट करते हैं, और ये जो फाइल सिस्टम होते हैं तो विंडोज, मैक और लिनक्स में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन पूछा था फाइल एलोकेशन टेबल से कि फैट का मतलब क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल होता है। आगे भी देखते हैं हम लोग, है ना ये चीजें। अगला क्वेश्चन क्या है कि द वर्ड बाइट कैरेक्टर स्टैंडर्ड यूज अप टू 4 बाइट यानी 32 बिट टू रिप्रेजेंट ईच लेटर नंबर ऑफ सिंबल, मतलब कि कौन वर्ड बाइट कैरेक्टर स्टैंडर्ड है जो प्रत्येक अक्षर, संख्या या प्रतीक को दर्शाने के लिए 4 बाइट यानी कि 32 बिट का प्रयोग करता है। तो अभी इन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि EBCDIC क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिकोड क्या होता है, ASCII का क्या होता है, कितने बिट लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पे है EBCDIC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो EBCDIC फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, और यह कितने बिट यूज करता है, 8 बिट यूज करता है ना। और इसका डेवलपमेंट किस द्वारा किया गया है EBCDIC का, तो इसका IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है ना, IBM कंपनी द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका मुख्य रूप से उपयोग पुराने मेन फ्रेम कंप्यूटर में इनका यूज हुआ करता था। ठीक है, इसमें कुल कितने कैरेक्टर होते हैं, इसमें EBCDIC में कुल 256 कैरेक्टर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको आप याद रखिए क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कि EBCDIC में कुल कितने कैरेक्टर यूज होते हैं, 256 कैरेक्टर यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद और कौन सा इनकोडिंग सिस्टम है, जैसे ये है ASCII। अच्छा ये क्या होता है बताया था हमने, जैसे हमने बताया था कि अगर कैपिटल A लिखे हैं तो इसका ASCII कोड कितना होता है, तो हाँ तो इसका ASCII कोड होता है 60, हाँ इसका ASCII कोड होता है 65 होता है। ऐसे ही B का ASCII कोड कितना हो जाएगा, हाँ इसका 66 होता है। इसी हिसाब से अगर A की स्मॉल की बात करते हैं तो कितना होता है 97 होता है। ठीक है, ये 97 होता है किसका, स्मॉल A का। ठीक है, तो ये हमारे क्या है ASCII कोड हो गए। ए का ASCII कोड स्मॉल A का 97, स्मॉल कैपिटल A का 65 होता है। जब भी हम कीबोर्ड से कुछ मैटर टाइप करते हैं तो वो सीधे ASCII कोड में कन्वर्ट होकर के बाइनरी कोड होकर के प्रोसेसिंग होती है। तो ASCII का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ठीक है, यह ASCII कोड कितने बिट का होता है, तो यह उपयोग करता है कितने बिट का, 7 बिट का। ठीक है ना, ये 7 बिट, और कुल कितने, जीरो से लेकर के 7 तो कुल 8 बिट है ना, जीरो भी होगा, 0 1 2 3 4 7 तक, तो यानी कि कुल कितने हो गए यहाँ पे 8। इनका यूज क्या होता है, तो इनका यूज होता है कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला एक कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है। ये क्या है, इन्हें बोलते क्या है, तो इन्हें बोलते हैं कैरेक्टर इनकोडिंग। जितने भी आप ASCII पढ़े हैं, EBCDIC पढ़े हैं, ये सब कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम या इनकोडिंग तरीके होते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि जो ASCII होता है, तो ASCII में मूल रूप से ASCII में कितने कोड कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो 128 कैरेक्टर होते हैं, 0 से लेकर के 127, 0 से 127 तक। और कुल कितने कैरेक्टर हो गए, नहीं तो 0 से 27 कुल कितना, 0 मिला करके 128 कैरेक्टर हो गए। अब जो एक्सटेंडेड ASCII होता है ना, उसमें कितने कैरेक्टर होते हैं, 256 होते हैं। अगला है यूनिकोड। यूनिकोड का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिकोड का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कोड होता है। जैसे आपका रिंगटन गेल हो गया, इनस्क्रिप्ट हो गया, है ना, जो हिंदी वाले फोंट, मंगल फोंट वगैरह हो गए, ये कौन सी कोड है, यूनिकोड कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये कितने बिट यूज करता है, लास्ट यहाँ पे 32 बिट का यूज करता है। ठीक है, और सभी भाषाओं के लिए एकीकृत कैरेक्टर सेट प्रदान करता है। ये
एक यह सभी भाषाओं के लिए एक, हाँ जैसे मान लीजिए अगर आप क लिख रहे हैं तो क जितने बिट का यूज होगा ऐसे ही दूसरी भाषा में ही उतने बिट का ही दूसरा अक्षर होगा, ठीक है। UTF-8 सबसे अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि यह ASCII के अनुकूल होता है और स्पेसिंग सेविंग करता है। और जो यूनिकोड होता है तो इतने लगभग सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,43,000 कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, इससे भी ज्यादा, ठीक है। अगला है BCD। BCD फुल फॉर्म क्या होता है? तो BCD फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, BCD फुल फॉर्म होता है। और यहां पर कितने बिट यूज करता है? 4 बिट प्रति डिजिट यूज करता है ये, ठीक है, 4 बिट प्रति डिजिट। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहते हैं कि 5 का बाइनरी कितना होगा? 5 का बाइनरी कितना होगा? जैसे यहां पे जाइए, 5 का बाइनरी निकालने के लिए क्या करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे 5 को हम, तो 2 दूनी 4, शेषफल 1 और 2 एक कम 2, शेषफल 0। तो ये कितना लिख के आ गया? 101, अर्थात 101, यानी 5 का जो डेसिमल का बाइनरी होगा 101 होगा। लेकिन अगर इसमें हम BCD में कन्वर्ट करें, BCD में, तो यहाँ पे 4 बिट का होता है, ये 4 बिट का हो गया, 0 लगा दिया ये, तो BCD में कितने बिट हो जाएगा? ये 4 बिट का हो गया। अगर ये लिखा हुआ है 10 लिखा है तो 0 लगा दीजिए, 10 कहलाएगा ना, ये 10 तो 10 कहलाएगा, ये 10 ही कहलाएगा ना। जैसे अगर 10 लिखा है, अगर आप यहाँ 0 लगा देंगे तो 10 ही नहीं कहलाएगा वो। इसकी वैल्यू तो तब बढ़ेगी जब हम राइट साइड 0 लगा दें, तब गलत होगा ना। हाँ, इधर तो वो तो कॉमन सी चीजें हैं कि अगर हम यहाँ 90 लिखा है तो सॉरी 9 लिखा है, अगर 0 लगा देंगे इधर तो क्या कहलाएगा? ये 9 ही कहलाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ लगा देंगे तो 90 हो जाएगा, तो हम ये इधर लगा सकते हैं ना, तो 4 बिट का हो गया ये, है ना ये चीजें। तो यहां पर EBCD IC पुराने मेनफ्रेम कंप्यूटर में यूज हुआ करता था, और ये ASCII छोटे और सरल टेक्स्ट डेटा के लिए आमतौर उपयोग किया जाता है ASCII, ठीक है। अगला यूनिकोड, ये किस में काम आता है? मल्टीपल लैंग्वेज ग्लोबल टेक्स्ट सपोर्ट को डेटा को सपोर्ट करता है। अगर मान लीजिए अगर आपको भोजपुरी में लिखना है, अगर आपको पंजाबी में लिखना है, गुजराती में लिखना है, हिंदी में लिखना है, तो हम कौन सा इनकोडिंग सिस्टम यूज करते हैं? यूनिकोड यूज करते हैं, 32 बिट का होता है, ठीक है ना। अगला क्या दिया यहां पर? BCD। तो BCD विशेष रूप से गणना और डिजिटल डिस्प्ले के में उपयोग आता है, 4 बिट का ये यूज करता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड टॉपिक थे, किससे? इनकोडिंग सिस्टम से। और यहाँ पर इनकोडिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि वर्ड वाइड कैरेक्टर्स स्टैंडर्ड प्रत्येक अक्षर संख्या प्रतीक को दर्शाने के लिए 4 बाइट तक उपयोग करता है। किसमें करता है? यूनिकोड करता है, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज स्कैनर? स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, सही है। अब हमें पता हो जाएगा कि इनपुट डिवाइस सारे कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं इनपुट डिवाइस। देखिए यहां पे जो भी दिए हैं ना स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे हो गया क्या? कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, टच पैड, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, गेम कंट्रोलर, ग्राफिक्स टैबलेट, लाइट पेन, स्टाइलस, बारकोड स्कैनर, ये सभी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हो गए, ठीक है ना। फिर ऑडियो इनपुट डिवाइस, ऑडियो वॉइस, जिसमें आवाज इनपुट हो सके, जैसे कि ऑडियो वाले में क्या हो गया आपका माइक्रोफोन, हेडसेट जैसे माइक, ठीक है, और
म्यूजिकल इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मिडी हो गया, ठीक है। होता है सर MIDI होता क्या है? ये कीबोर्ड होता है लेकिन होता कौन सा कीबोर्ड है? ये तो है नहीं। तो यहाँ पर MIDI का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। कभी कभी मिडी का फुल फॉर्म पूछता है ना, फुल फॉर्म के रूप में, ठीक है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस मिडी का फुल फॉर्म होता है। मिडी क्या होता है? एक डिजिटल संचार प्रोटोकॉल यानी सेट ऑफ रूल्स होता है जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों, कंप्यूटर और अन्य ऑडियो डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। मिडी की मदद से आप कीबोर्ड, सिंथेसाइजर और म्यूजिकल सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं मिडी का यूज करके, ठीक है। मिडी का फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। क्या होता है? वाद्य यंत्र यानी कि जैसे कि आपका इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले जो संगीत वाले अच्छा। इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हाँ वाद्य यंत्र होता है। तो हिंदी में है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र। अगला क्या दिया यहाँ पर? डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर। डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर क्या है? इनपुट डिवाइस। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, जिससे वॉइस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ये भी इनपुट डिवाइस है। विजुअल और इमेजिंग इनपुट डिवाइसेस, जिसमें आपको डिस्प्ले दिखाई दे, डिस्प्ले वाले लगभग पूरे, जैसे वेब कैम हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, कैम रिकॉर्डर हो गया, स्कैनर हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, ठीक है। और हैंड राइटिंग और रिकॉग्नाइजेशन पैड हो गया, जिसमें हैंड राइटिंग लिखते हैं पैड पर और वो डिस्प्ले में आएगा, ठीक है। और बायोमेट्रिक सेंसर हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, फेस रिकॉग्नाइजेशन, आइरिस जो पुतली होती है उसको स्कैन करते हैं, आइरिस हो गया। ये सभी हमारे विजुअल और इमेजिंग इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो सारे इनपुट डिवाइस हैं यहाँ पे, इसमें से कोई भी पूछ सकता है कि ये किस प्रकार डिवाइस है, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्या है? टच और हाँ गेस्चर बेस्ड इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस में आएगा आपका। इनपुट सॉरी। अगला, अच्छा टच स्क्रीन में जो होता है इनपुट में आउटपुट दोनों में आएगा। तो पता है क्यों? क्योंकि आप इनपुट भी देख सकते हैं टच करके और डिस्प्ले में ही आता है, आपको डिस्प्ले मिलता है ना, ठीक है। अगला है मल्टी टच ट्रैक पैड, टच सेंसिटिव डिस्प्ले, इंफ्रारेड सेंसर और गेस्चर रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ठीक है। इसके बाद स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे रिमोट कंट्रोल, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर और RFID स्कैनर, NFC रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OCR जिसे कहते हैं, और OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और QR कोड स्कैनर। और जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं साइंटिफिक में वो कौन कौन से, जैसे कि थर्मोमीटर सेंसर, डिजिटल प्रेशर सेंसर, GPS रिसीवर, मोशन सेंसर, ठीक है। और हाँ और प्रॉक्सिमिटी सेंसर और LID AR सेंसर, ठीक है। और वर्चुअल और ये ऑगमेंटेड रियलिटी इनपुट डिवाइसेस, यानी कि ये वर्चुअल रियलिटी कंट्रोलर और ऑगमेंटेड रियलिटी AR ग्लोब्स और हैप्टिक्स फीडबैक डिवाइस, आई ट्रैकिंग डिवाइस, ठीक है। और नेटवर्क और अदर जो इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि बाद में कर लेना यहाँ पे स्क्रीनशॉट। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, स्टाइलस पेन, ब्लूटूथ, 3D स्कैनर और अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये सभी हमारे कैसे डिवाइस हैं? इनपुट डिवाइसेस है। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछा था, तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि जो स्कैनर है किस प्रकार डिवाइस है? स्कैनर अपना इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये चीज तो अभी इनपुट पिछले क्वेश्चन पूछा था, तो इनपुट स्कैनर हो सकता है कोई और पूछ ले, इसलिए नाम इसका पता होना चाहिए, ठीक है। भेज दिए सर? अच्छा ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा? व्यू करना और प्रिंट करना। क्वेश्चन यहाँ पर है अगला कि आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या काम करते हैं? डेटा को देखने के लिए या और प्रिंट करने के लिए, स्कैन करने के लिए, इनपुट करने के लिए, सेंड करने के लिए
तो ये फर्स्ट होगा डेटा को व्यू करने के लिए। अब बात आती है कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। जितने भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, आउटपुट से रिलेटेड डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, मॉनिटर डिस्प्ले के लिए, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, VR हेडसेट और होलोग्राफिक डिस्प्ले, होलोग्राफिक डिस्प्ले और हाँ ब्रेल डिस्प्ले। ठीक है, और इंक डिस्प्ले और CD राइटर, DVD राइटर, ब्लू रे डिस्क, USB डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले, LED डिस्प्ले, टच स्क्रीन, टीवी, स्मार्ट बोर्ड, LED बिलबोर्ड और टेलीप्रॉम्प्टर, थर्मल प्रिंटर और जितने भी प्रिंटर होंगे सब आउटपुट डिवाइस ही कहलाएंगे। लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, 3D प्रिंटर, ब्लूटूथ स्पीकर। हाँ, और डिस्प्ले भी बिल्कुल, हाँ आउटपुट डिवाइस कहलाएगा डिस्प्ले भी। 3D प्रिंटर, ब्लूटूथ स्पीकर, साउंड बार और स्मार्ट ग्लास जैसे गूगल ग्लास। ठीक है, और पॉज डिस्प्ले, स्क्रॉलिंग LED डिस्प्ले, वायरलेस डिस्प्ले, होम थिएटर सिस्टम, DJ सिस्टम, है ना, और काइनेटिक डिस्प्ले और इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले। ठीक है, और AR डिस्प्ले, HDR डिस्प्ले, डायनेमिक साइन बोर्ड, डिजिटल फ्रेम और कॉस्टिंग डिवाइस। ठीक है, और अगला जैसे कि DAC यानी कि ऑडियो कन्वर्टर जैसे DAC। ठीक है, और म्यूजिकल सिंथेसाइजर, डिजिटल स्कोर बोर्ड और ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट अलेक्सा और सिरी, है ना, और डिजिटल फोटो प्रिंटर और ई बुक रीडर। ये सभी कैसे डिवाइस हैं? आउटपुट डिवाइसेस है। इन सभी काम क्या होता है? आउटपुट देना। ठीक है, तो एक बार ये नजर में रहेंगे तो आपको टिक लगाने में आसानी रहेंगे ये सभी। ठीक है, अगला सॉफ्टवेयर की पैकेज की कौन सी फाइलें यह निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होती हैं कि सॉफ्टवेयर विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह आचरण करता है। व्यवहार, बिहेवियर। तो हमने बताया था इसको कि यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होती है ना, तो सेटिंग्स से रिलेटेड इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं। यानी कि तो जो भी आप सेटिंग में इंस्ट्रक्शन देंगे आपका फाइल वैसे ही काम करेगा, सॉफ्टवेयर वैसे ही काम करेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइलें के अंदर क्या होती हैं? सेटिंग्स किया जाता है, सॉफ्टवेयर से संबंधित सेटिंग किया जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ें। तो यहाँ पर लाइब्रेरीज फाइलें क्या होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइलें क्या होती हैं, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन फाइल क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइब्रेरीज फाइलें क्या होती, लाइब्रेरीज फाइलें क्या होती हैं कंप्यूटर के अंतर्गत। तो लाइब्रेरीज प्री लिखित यानी प्री रिटेन, पहले से ही लिखा हुआ कोड का एक कलेक्शन होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पुनः उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। मतलब जैसे मान लो, सपोज करो कि आपने एक बनाया सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर मान लो कि आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो छोटा सा बना लिया कैलकुलेटर। तो अगर उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कैलकुलेटर यूज करने की आवश्यकता पड़ रही है ना, तो आप कैलकुलेटर को यूज कर लेंगे, कॉल कर ले। जैसे हमने यहाँ पे कॉल कर लिया कैल्क, तो मैंने कॉल कर लिया तो यूज आ गया, यूज में आ गया, हमको बनाना नहीं पड़ा। यानी कि लाइब्रेरी फाइलें क्या होती हैं? ऐसी फाइलें होती हैं जो पहले से बनी बनाई होती हैं, उनको हमें यूज बस करना पड़ता है, उन्हें कहते हैं लाइब्रेरी फाइलें। ठीक है ना। अब यहाँ पर लाइब्रेरी फाइलें कौन कौन सी होती हैं? जैसे स्टैटिक लाइब्रेरी फाइलें, जैसे कि जिसमें से LIB है ना, और डायनेमिक लाइब्रेरी फाइलें जिसमें कि DLL का फुल फॉर्म क्या होता है? DLL का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, है ना, और डायनेमिक लाइब्रेरी हो गई। उदाहरण जैसे कि C में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है .h यानी हेडर फाइल होती है, math.h यानी हेडर फाइल होती है। यानी कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, अगर मैथ से रिलेटेड काम आ गया, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना है, आपको पावर निकालना है किसी अंक का, तो डायरेक्ट नहीं होगा जब तक कि आप math.h हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल आप यूज नहीं करेंगे। तो जो लाइब्रेरी फाइलें होती हैं प्री डिफाइंड फाइलें होती हैं, पहले से बनाई हुई फाइलें होती हैं। और जैसे
देखिए ऐसा ही पाइथन में क्या होता है, अच्छा पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। पाइथन में नम पे हो गया, पांडाज हो गया और सेंसर फ्लो हो गया, ये सब, हाँ ये सभी क्या हो गया, टेंसर फ्लो क्या हो गया, लाइब्रेरी फाइलें होती हैं ये पाइथन में। और सी में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हो गया, मैथ.h हो गया, string.h हो गया, ये सारे क्या होती हैं, लाइब्रेरी फाइलें होती है। लाइब्रेरी फाइलें बनी बनाई फाइलें होती हैं, है ना। इनका यूज क्या होता है, तो कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि उनको हम यूज दोबारा कर सकते हैं, बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए और भी चीजें देखते हैं यहाँ पर। कॉन्फ़िगरेशन फाइलें क्या होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइलें, तो ये फाइलें किसी सॉफ्टवेयर या सिस्टम के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सेटिंग और प्रेफरेंस को संग्रहित करती हैं, है ना। और टेस्ट फाइलें, जो कॉन्फ़िगरेशन में टेस्ट प्रकार की फाइलें होती हैं, तो इनिशियल फाइल होती है, config फाइल होती है, कॉन्फ़िग होता है, by.aml फाइल होती है, जॉनसन फाइल होती है, xml फाइल होती है, ये सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होती हैं। रजिस्ट्रेशन और बाइनरी वाली फाइलें होती हैं, .reg होती हैं, plist होती है। और विंडोज में कौन कौन सी होती कॉन्फ़िगरेशन फाइलें, तो विंडोज की होती हैं config.sys सिस्टम और settings.ini, ये विंडोज की बहुत ही फेमस कॉन्फ़िगरेशन फाइलें हैं। कौन कौन सी, config.sys और setting.ini। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है, etc और अपाचे 2 कॉन्फ़िग और बॉस rrc। वेब एप्लीकेशन के लिए कॉन्फ़िग, जॉनसन और सेटिंग और by.aml, ठीक है ना। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि उपयोगकर्ता को सिस्टम सेटिंग बदलने की सुविधा देता है कौन, कॉन्फ़िगरेशन फाइलें देती हैं। आवश्यकता के अनुसार हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइलें में चेंजेस कर करके। अब एग्जीक्यूटेबल फाइलें क्या होती हैं, ऐसी फाइल जो सॉफ्टवेयर को रन करने वाली फाइलें होती हैं। जैसे अगर हम कहें कि एक्सेल के एप्लीकेशन फाइल का नाम, एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम क्या होता है, तो एक्सेल के एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम होता है excel.exe होता है। ये देखिए क्या खुल गया, एक्सेल खुल गया। और अगर हम यहाँ जाते हैं, देखते हैं, बताओ कि एमएस वर्ड के एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम क्या होता है, तो एमएस वर्ड के एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम होता है binword.exe होता है। ये देखिए खुल गया। यानी कि हर एप्लीकेशन का, विंडोज जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते हैं उसका एक एग्जीक्यूटेबल फाइलें होती हैं। और कुछ और भी सिस्टम के भी होते हैं। जैसे विंडोज कौन कौन से होते हैं, तो विंडोज के एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है .exe होता है, .bash होता है और .msi होता है। बैच फाइल होता है ना, जैसे अगर हम यहाँ पर जाएं ना, ये खोल दिया हमने, क्या नोटपैड खोल दिया। अगर हम यहाँ बनाते हैं start स्टार्ट हो जाए, क्या स्टार्ट हो जाए, कैलकुलेटर स्टार्ट हो जाए। start स्टार्ट हो जाए, क्या स्टार्ट हो जाए, और हमने कहा यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट हो जाए। start स्टार्ट हो जाए, क्या स्टार्ट हो जाए, पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाए। अगर हमने 3 इंस्ट्रक्शन दे दिया ना, इसको हम बैच फाइल के अंदर लिखते हैं, xyz.bat लिख देते हैं और हमने xyz को सेव कर दिया। अगर हम इस xyz को ओपन करेंगे तो हमारे वही तीनों इंस्ट्रक्शन जो होंगे एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि हमारी ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, रन होने वाली फाइल है। ये देखिए, ये हाँ नहीं, ये देखिए हो गया, ये सभी खुल रहा है, एक्सेल भी खुल गया, पावर पॉइंट भी खुल गया और ये सब खुल गया। देखिए यहाँ पे क्या खुल गया, यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा था, ये प्रॉपर्टी में जाइए, क्या लिखा है, .bat यानी बैच फाइल। और बैच फाइल कैसी होती है, क्या बताया हमने, बैच फाइल होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी कि रन होने वाली फाइल होती है, ठीक है। तो यानी कि ये सभी। और लिनक्स में ओएस, मैक ओएस में कौन कौन से होते हैं, फाइल, एसएस फाइल, बाइनरी फाइल, आउटपुट फाइल, ऐप फाइल, रन फाइल, ये सभी एग्जीक्यूटेबल फाइल के नाम होते हैं। बट यहाँ पे देखिए विंडोज में जैसे कि exe फाइल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि chrome.exe। अगर आप यहाँ जाइए chro में क्रोम डालिए, .exe डालिए, तो क्रोम क्या खुल गया, ये क्रोम अपना ओपन हो गया, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे फाइल होते हैं रन होने वाली फाइल, जैसे हमने डाला यहाँ पे notepad.exe, क्या हो गया, ये नोटपैड की एग्जीक्यूटेबल फाइल हो गई, ठीक है। ये विंडोज के हैं। लिनक्स कौन होते हैं, बिन, बाश और फायरफॉक्स। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्स कोड ऐप, सफारी ऐप, ये सभी होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट फाइलें क्या होती हैं, तो ऐसे फाइलें जिसमें हम क्या करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर टूल्स या प्रोग्राम से संबंधित जानकारी, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट फाइल। जैसे नोटपैड की बनी फाइल, एमडी फाइल और पीडीएफ फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, डीओटी फाइल, ये सभी हमारे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट फाइलें होती, पीडीएफ फाइल वगैरह सब डॉक्यूमेंट फाइलें होती हैं।
ठीक है ना। तो ऐसा कौन सी फाइल है जो सॉफ्टवेयर की सेटिंग को स्टोर करके रखता है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जो कि सीपीसीटी में भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रुक जाइए सर थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अच्छा, ये मेल मर्ज बता दिया था हमने कल, है ना। मेल मर्ज में मुख्य डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? मेन डॉक्यूमेंट कहलाता है। ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अगला ये बोल रहा है कि एक्सेल में कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है। तो एक्सेल में एक्सेल भी पढ़ना, जिन्होंने एक्सेल पढ़ा हुआ है ना, उनके लिए तो सहूलियत हो जाएगी। जिन्होंने एक्सेल पढ़ा ही नहीं हुआ है तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो फिर भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो फंक्शन होते हैं एक्सेल में, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए, ये एक्सेल ओपन करते हैं और जितने भी सम वाले फंक्शन होते हैं, जैसे ये सपोज करिए कि आपको 12 और यहाँ पर 3 दोनों को जोड़ना है, तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू सम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करेंगे? ड्रैग कर देंगे। क्या हो गया? टोटल 15 आ गया। तो सम फंक्शन होता है। एक होता है सम इफ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा है इतना रुपए इतना रुपए इतना रुपए इतना रुपए और इतना रुपए इतना रुपए इतना रुपए। आपने कहा कि यहां से लेकर के यहां तक में हमें केवल उन्हीं नंबर को जोड़ना है, यहां से लेकर के हमें यहां तक केवल उन्हीं नंबर को जोड़ना है जो 5 से छोटे हैं। हमें नीचे से ऊपर तक में उन्हीं नंबर को यहां जोड़ना है जो 5 से कम है। तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू सम इफ, सम इफ, और कहां से कहां तक? यहां से लेकर के यहां तक या यहां से लेकर के यहां तक, कॉमा, जो क्या हो? जो छोटे हो, कितने से? 5 से कम हो। इंटर मारेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 15 आया, क्योंकि ये 5 से छोटे वाला जोड़ा है। 4 3 7 और 7 3 10 और 10 5 15। ये देखिए, ये 15 आ गया। तो यानी कि सम इफ का यूज होता है कंडीशन के आधार पे जोड़ना, कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है जो इतने से कम हो, जो इतने से अधिक हो, जो इतने के बराबर हो। ये कंडीशन के आधार पे सच ऐड करना हो गया। हाँ, अगला यहाँ पे दिया है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट भी होता है, यानी प्रोडक्ट यानी क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर आपको इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने क्या करेंगे? इक्वल टू प्रोडक्ट। क्या करेंगे? प्रोडक्ट। यहां से लेकर के यहां तक, तो क्या हो गया? ये सबको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, यहाँ पे 3 कम 3 और बाकी को ड्रैग कर देंगे। ये देखिए, 2 दूनी 4, 3 तिकाई 9, 21 गुणे 4 84 कर दिया। तो हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। लेकिन सम प्रोडक्ट क्या होगा? होता है कि हम चाहते हैं कि इन सभी को गुणा करके जितना आए सब टोटल कर दे यहाँ पे, उसे कहते हैं सम प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब कि अरे, यानी कि आपका अरे की ये वाला और कॉमा दूसरा अरे, सम प्रोडक्ट पढ़ के लगाएंगे, सम प्रोडक्ट लगाएंगे, सम प्रोडक्ट लगाएंगे। तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक और कॉमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये ब्रैकेट यहाँ से हम कर देंगे बंद, इंटर मार देंगे। तो कितना आ गया? 290 आया। कितना आया? 290 आया। यानी कि क्या बोलेंगे इसको हम? सम प्रोडक्ट। लेकिन इसमें यह अगर आप चाहें, अगर आप ये चाहते हैं कि भैया हमको सबको अलग अलग गुणा करना है, हमने कहा इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए इक्वल टू, और यहाँ पे कर दीजिए प्रोडक्ट। क्या कर दीजिए? प्रोडक्ट कर दीजिए, यानी गुणा इस ये वैल्यू गुणा ये वैल्यू। अब कितना आ गया? ये यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करिए, तो यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए, सबका अप्लाई हो गया ऑटोमेटिक। ये कितना आ गया? सबको जोड़िए, कितना आएगा? इक्वल टू सम, केवल जोड़िए बस। यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे कितना आएगा? यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 290 ही आएगा। तो आपको अलग अलग करना पड़ा, पहले इतना गुणा किए तो इतना आया, फिर इनको सबको जोड़े तो इतना आया। इससे अच्छा क्या लगा दिए? सम प्रोडक्ट, यानी कि जोड़ के गुणा कर दे फिर जोड़ भी दे सबको, उसे कहते हैं सम प्रोडक्ट। तो ये फंक्शन होता है। बट सम ऐड, क्या सम ऐड होता है? इक्वल टू यहाँ पर जाइए सम और ऐड डालिए। क्या सम ऐड आ रहा है या नहीं आ रहा? यानी कि यहाँ पर सम ऐड फंक्शन नहीं होता है ना। तो अभी हम क्या है कि किसी दिन एक्सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं ना, इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एग्जाम में पूछता है, उनको हम कवर करवा देते हैं। तो एक्सेल भी आपका कवर हो जाएगा और पावर पॉइंट भी हम खत्म कर देते हैं ताकि एग्जाम के हिसाब से हो जाए। ठीक है।